Turn the video on. कर लूं on? Okay. Yeah. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग सारे? अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, राइट? इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और कॉमनली इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो विल स्टार्ट विद द COPD, एम्फीसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, राइट? अब इसमें ये है कि when we go for this, make sure कि you remember it. ठीक है, you all have the presentation with you and I want you to go through all the notes, right? The time when this lecture, both the lectures are finished, I think I'll send you a test which you have to fill it, right? So now today is chronic obstructive lung disease, and it is a set of lung diseases that limits the airflow. ठीक है, पूरे तरीके से आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आपको पूरे तरीके से एयर फ्लो नहीं हो रही है, नॉट फुली रिवर्सिबल, ना ही आप उसको ठीक तरीके से इनहेल कर रहे हो, ना ही पूरे तरीके से एक्सहेल कर रहे हो. Now COPD patients report they are hunger for air. Always remember that these patients, they are air hungers. Why? Because they can't take the oxygen in properly, they can't breathe it out, right? Occasionally, usually progressive है, and it is associated with inflammation of the lungs as they respond to noxious particles or gases. ठीक है, noxious is जहरीले gases जो है, particles जो है, वो जो है, it is usually progressive and associated with inflammation of the lungs. Potentially preventable है with proper precaution. अगर आप proper precaution करते हैं, avoidance of precipitating factors. Precipitating factors are those factors which makes it worse, ठीक है, which aggravates your problem, ठीक है. So they are usually progressive, potentially preventable. आप उसकी प्रिवेंशन कर सकते हो ताकि ये आपको प्रॉब्लम ना ही हो, राइट? फॉर द ट्रीटमेंट इट इज सिम्टोमेटिक. ठीक है, सिम्टोमेटिक में क्या है, अगर आपको एलर्जी है, किस चीज़ से एलर्जी है उससे अपने आप को अवॉइड करो. अगर आपको कोई चीज़ जो कि जहाँ पे आप काम करते हो, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हो, या आपके पास क्या कहते हैं, कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, इट मेक्स योर कंडीशन वर्स. ये अस्थमा में भी हम देखेंगे कि क्या हो जाता है. बट एनीवे, ये जो फैक्टर्स होते हैं, खासकर जैसे रुई धुंधना है, फैक्ट्री में काम करना है, ठीक है, तो ये कालीन की फैक्ट्री जो कार्पेट्स बनाते हैं, ठीक है, अगर प्रॉपर मास्क नहीं पहनते हो तो क्या है, वो सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आपके लंग्स में जाते हैं थ्रू योर इनहेलेशन. Okay, then comes the disease states in which airflow is obstructed by emphysema or bronchitis. Now in COPD उसने कहा है
कि ये जो डिजीज है ये या तो एम्फिसीमा की वजह से हो सकता है, या फिर ब्रोंकाइटिस, या फिर इन दोनों की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। Chronic bronchitis is characterized by chronic inflammation and excess mucus production. बहुत ज़्यादा बलगम आ रही है, बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसने का प्रेजेंस ऑफ chronic productive cough. Chronic product, when we say chronic, it means कि it has been, been for long time. ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको देखना है कि ये ब्रोंकाइटिस जो हो रहा है ये बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, क्लियरेंस नहीं हो रही है, ठीक से आप सांस नहीं ले पा रहे हो, या फिर क्या हो रही है बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गई है ये। पहले तो थोड़ी थोड़ी हो रही थी, अब वो क्रॉनिक हो गई है। When you don't take care, it becomes worse, right? एम्फिसेमा जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डैमेज। ब्रोंकाइटिस जो है वो किससे हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव है, और जो एम्फिसेमा है दैट इज डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस है जो आपने देखना है कि इट इज द जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी जो है इट इज बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, एंड एम्फिसेमा इज बाय डिस्ट्रक्टिव। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव, किस चीज की हो रही है? डिस्ट्रक्टिव इज डैमेज टू द स्मॉल sac like unit of the lungs that delivers oxygen, your alveoli, ठीक है, delivers oxygen into the lungs and remove the carbon dioxide. So the alveoli are the sac which where the gas exchange take place, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज एम्फिसीमा में सब कुछ डिस्ट्रक्टिव हो गया है, डैमेज हो गया है, सो देयर इज क्रोनिक कफ, ठीक है। ओके, व्हाट कैन कॉज सीओपीडी, को क्या चीज कॉज कर रही है? दो बड़ी बड़ी बातें हैं, एक तो स्मोकिंग है इज द प्राइमरी रिस्क फैक्टर, और दूसरी बात उसने की है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द हार्मफुल पार्टिकल्स एंड गैसेस, राइट। सो लेट्स सी, प्राइमरी में लॉन्ग टर्म स्मोकिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर 80 to 90% ऑफ केसेस में, राइट। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म में जो लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो केसेस हैं जो कि 80 to 90% है जो कि स्मोक कर रहे हैं, right? Smokers compared to non-smokers is 10 times more likely to die of COPD, ठीक है। अब वो स्मोकर्स जो हैं कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, वो जो नहीं पीते हैं, इसने कहा है कि 10 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई विद सीओपीडी। सारा लंग्स अंदर से उसके खराब हो चुके होते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, सेकेंड हैंड स्मोकर्स, ठीक है। सेकेंड हैंड स्मोकर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैसिव स्मोक, ठीक है। सेकेंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोक, ये कि फॉर एग्जांपल सिगरेट मैं पी रही हूँ, धुआं छोड़ रही हूँ, तो वो दूसरा जो मेरे साथ बैठी होगी वो इनहेल कर रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप किसी जगह पे बैठे हो और स्मोक आपके अंदर भी जा रहा है, यू ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। इंडस्ट्रियल स्मोक, वो जगह जहाँ पे बहुत सारा स्मोक है, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पर ये सारा जो स्मोक है यू आर इनहेलिंग, आपके अंदर जा रहा है, ठीक हो गया। केमिकल गैसेस, बहुत सारी केमिकल गैसेस है जिसको आप क्या करते हो, इनहेल कर जाते हो, वेपर्स है, मिस्ट है, फ्यूम्स है, ये सारे जब आप इनहेल करते हो तो आपके अंदर जाके या आपके ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, सारों को वो पकड़ के इन्फेक्ट करते हैं। फाइनली इट रीचेस योर एल्वोलाइज, और वहां जाके वो एल्वोलाइज को भी डैमेज करता है। डस्ट फ्रॉम ग्रेन्स, अब वो लोग जो काम करते हैं खेतों में, ठीक है, उनके अपने उनके वहाँ पे ग्रेन्स, कनक की
छांटी वगैरह होती है, just see कि how much dust is there, ठीक है, मिनरल्स एंड अदर मटेरियल्स, ये वहां से भी आपको हार्मफुल पार्टिकल और गैसेस मिलते हैं, ठीक है, दैट कॉजेस CFA. Okay, the next we see here, you can see the picture. This is a normal bronchi, ठीक है, ये आपके अंदर जो दरख्त मौजूद है आपके लंग्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये दिस इज, यू कैन सी द ल्यूमन, इट्स वेरी नाइस एंड क्लियर, बहुत सारी हवा आएगी जाएगी, ऑक्सीजन आएगी जाएगी, ठीक है, सो इट्स ओपन. बट हियर यू कैन सी द ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ये जो आपको ल्यूमन जो अच्छा सा खुला मिल रहा है, ये यू कैन सी सारा म्यूकस से और इससे ये क्या हो गया है, नैरो हो गया है, ठीक है. और अगर ये सारा कोलैप्स हो जाए, बिकम्स एक्टिलेक्टिसिस हो जाता है, सारा कुछ बंद हो गया है, कोई पैसेज में आना जाना मुश्किल, हवा का मुश्किल है, ऑक्सीजन का आना जाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज ब्रोंकाइटिस एंड हियर यू कैन सी द नॉर्मल. ओके, हियर दिस इज एम्फीसेमा. एम्फीसेमा में आप देख सकते हो कि ये आपका ब्रोंकस आ रहा है, ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं, आगे ट्री के साथ साथ जो एल्वुलाइज हैं, दिस ब्राउन वंस आर एल्वुलाइज विद एम्फीसेमा. ये देखो सारे बैलून फट गए अंदर से, छोटे 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 जो एल्वुलाइज थे वो सारे क्या हो गए हैं, डैमेज्ड हो गए हैं. सो दिस एरिया, दिस लोब इज ऑल डैमेज्ड, राइट. एंड अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में आप देख सकते हो द नॉर्मल एल्वुलाई के जो गुच्छे आपको नजर आ रहे हैं, दी स्मॉल एल्वुलाइज, दे these are your, here your gas exchange take place, ठीक है. बट हियर द ऑल बैलून्स आर बर्स्ट आउट, सारा बर्स्ट आउट हो गया. दिस इज द नॉर्मल साइड, यहाँ कोई बर्ड्स आपको नजर नहीं आ रहे, बट हियर यू कैन सी इट ऑल डैमेज्ड. दिस इज द डैमेज्ड एरिया. सो एम्फीसीमा में हमने देखा कि एम्फीसीमा में डैमेज टू द एल्वुलाइज. What are the primary symptoms? Primary symptoms में हम देख सकते हैं chronic bronchitis का जो primary symptoms है, this is chronic cough, shortness of breath, increased mucus, frequent clearing of throat. अब chronic cough तो है ही है, जब chronic cough है तो shortness of breath है, सांस पूरे तरीके से नहीं आता, थोड़ा सा चल चुल के लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दो, ठीक है, कि सांस नहीं आ रहा, यू आर टेकिंग, यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट ऑक्सीजन. एंड इंक्रीज म्यूकस, बिकॉज ऑफ द म्यूकस सारी जगह ब्लॉक हुई हुई है, ठीक हो गया. जब तक वो ब्लॉकेज को आप निकाल नहीं देते हो, आपका वो एयर फ्लो जो है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है. सो फ्रीक्वेंट क्लियरिंग ऑफ थ्रोट है. आप लोगों ने गांव में अक्सर वो बाबुओं को देखा होगा, जब आते हैं घर में दाखिल होते तो जोर से खांसी करते हैं और थूकते हैं, ठीक है, गांव में खुला खाता है, यू कैन स्प्रेट एनी वे यू वांट. सो व्हाट हैपन, दे क्लियर द थ्रोट बाय फ्रीक्वेंट कफिंग, ठीक है, वो बलगम निकालते हैं सो दैट दे कैन ब्रीथ वेल. एम्फीसेमा में क्या होगा, अगेन देयर इज क्रोनिक कफ, there is shortness of breath and limited activity level. वहाँ पे जो उनका जो एक्टिविटी लेवल है वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पास दे आता है एयर हंगर्स, ठीक है, उनको ऑक्सीजन चाहिए, जो कि अगर ज़्यादा काम करेंगे दे विल गो आउट ऑफ ब्रेथ, क्लैप्स भी हो सकते हैं, ठीक हो गया. Then comes this chronic इसके मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, राइट. मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि इनहेल ब्रोंकाइटर्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है, डॉक्टर ऑर्डर करेंगे इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स टू इम्प्रूव एयरवे. हर हॉस्पिटल का अपना एक स्टैंडर्ड
मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है. सो डॉक्टर नोज के विच bronchodilator is best for this patient, but to remember they need to have a bronchodilator. Bronchos dilate होगा तो पेशेंट सांस ले पाएगा ठीक से. ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है. सबसे पहला काम क्या करते हो, पेशेंट की पोजीशन बनाते हो, पोजीशन बना के उसको ऑक्सीजन स्टार्ट करते हो. देन कम्स द मेडिकेशन, जो कुछ भी करनी है आप लोगों ने पहले बाद में करो. लेकिन जब पेशेंट आया है, ही इज एयर हंगर एंड यू नीड टू गिव हिम ऑक्सीजन. द फर्स्ट थिंग ऑक्सीजन. अब लेटे हुए को तो आप ऑक्सीजन नहीं लगाओगे, यू नीड टू प्रॉपर इसका जो पोजीशन है प्रॉप अप करोगे, और प्रॉप अप करके what you'll do, you will give patient oxygen, ठीक है. Pulmonary rehabilitation, emotional and physiologic नीड्स, ठीक है. फिजियोलॉजिक नीड्स में उसके जो भी आएंगे उसकी आप रिहेबिलिटेशन करोगे. रिहेबिलिटेशन इमोशनली ऐसे करोगे, ओके आप सांस लो, आहिस्ता आहिस्ता सांस लो, लंबे सांस लो, ठीक है. थिंग्स लाइक दैट. आप उसके पास भी होगे तो दैट इज इमोशनल भी आप ठीक कर सकते हैं. उनके रिश्तेदार भी आपको पता है कि इस वक्त तंगी होती है, तो मेडिकली में आप उसको फिजियोलॉजिकल नीड्स दोगे. ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आप उसको कहोगे टेक डीप ब्रेथ एक्सरसाइजेस. मेथड्स बताओगे आप उसको किस तरीके से बढ़ाना है, ठीक है. एलिवेशन मीन्स के सिम्टम्स को आप एक्सरसाइज करवाते रहोगे, रिहेबिलिटेशन करोगे. इस पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन को और मजीद किस तरीके से बढ़ाना है, ये आप उसको टाइम के साथ साथ बताओगे. एकदम सब कुछ आप उसको नहीं बता सकते. ओके, उसमें नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे. ये सारी चीज़ें आपको जो है याद करने में इजी इसलिए हो जाएंगी कि आपको सिर्फ छोटा छोटा काम दिया. बाकी एक्सप्लेनेशन आपने अगर देनी है तो वो आप दे सकते हो, बट यू नीड टू नो द मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं. पेशेंट की एजुकेशन अबाउट दिस सीओपीडी, आप उसको एजुकेट करोगे किस तरीके से. आप उसको बहुत सारी छोटी छोटी बातों के लिए बता सकते हो, कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, उस काम के लिए आपको क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, डबल मास्क पहनना चाहिए, सो फोर्थ, ठीक है. फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए आप उसको बता सकते हो. अर्ली मॉर्निंग आप छत पे चले जाओ, देखिए गांव में हो तो किसी खुली जगह पे चले जाओ, सुबह सुबह की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, ठीक है. अब उस एक्सरसाइजेज में जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो तो इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग भी हो रही है. किस तरीके से आप अपने ठीक है, किस तरीके से आप उसकी ट्रेनिंग करा रहे हो. सेल्फ केयर एक्टिविटी. सेल्फ केयर एक्टिविटी में यू नीड टू टेल देम कि आपको किस तरीके से अपना माउथ वॉश रखना है, अपना नाक साफ रखना है, ठीक है. आपने सेल्फ केयर एक्टिविटी में कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए. बहुत ज़्यादा हेवी किस्म का काम नहीं करना चाहिए जिसमें उसके लंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ जाए. ग्रेजुअली बढ़ाना है, ठीक है. कोपिंग मेजर्स में किन कामों के साथ आपने कोप करना है, राइट. नर्सिंग मैनेजमेंट में कोपिंग मेजर्स में आपने बताना है कि अगर डॉक्टर कह रहे हैं आपको पानी पीना है, आप पानी पिए. डॉक्टर कह रहे हैं आपने स्टीम लेना है, आपको स्टीम लेना चाहिए, ठीक है. आपको जो मैंने लास्ट टाइम पिछले क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से ये आपने अपने हाथ की कुप्पी बना के डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में आपने उसको थपकी देनी है, इनकरेज करना है कि वो अपनी बलगम निकाले, ठीक है. लेकिन ये किस तरीके से होगा, अगर आप स्टीम दोगे आपकी बलगम नरम होगी, आपकी थपकी उसको हिलाएगी अपनी जगह से, आप कफ करोगे और वो निकल जाएगी. दैट्स coping, how you cope with the nursing management, ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स जब आप अगर आप ये बातें नहीं मानोगे तो देर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लिकेशन, राइट. फॉर द कॉम्प्लिकेशन देर इज निमोनिया,
रीअटैक आपको निमोनिया के हो रहे हैं, बार बार निमोनिया हो रहा है, ये क्या कहते हैं बलगम खांसी आपको बार बार हो रही है, ज़्यादा होती चली जा रही है, कॉम्प्लिकेशन में यू विल हैव निमोनिया। एटिलैक्टिक निमोनिया को ज़्यादातर सर्दी में भी एकदम अटैक कर देगा क्योंकि लंग्स आपके वैसे ही वीक है। ठीक है, एटिलैक्टिसिस में क्या होता है कि आपके जो लंग्स है दैट कोलैप्स। ठीक है, लंग्स कोलैप्स में जो एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है, जो सा लोब आपका लंग्स का जो सा लोब ज़्यादा अफेक्टेड है, इट बिकम्स कोलैप्स। जब कोलैप्स हो गया तो वहाँ तो कुछ भी आना जाना नहीं है। ठीक है, निमोथोरिक्स है, right? And then of course there the respiratory insufficiency and breathing. सांस ठीक से नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन ठीक से अपनी जगह काम नहीं कर रही है, एंड ऑफ कोर्स द लंग्स विल गो इनटू फेलियर. Now comes the chronic bronchitis. What happens in chronic oh, ये आवाज मैंने बंद की है. Now, what happens in chronic bronchitis? It is a productive cough that lasts in each of two consecutive years. ठीक है? In a patient whom other causes of cough are excluded. Now, what happens that in chronic bronchitis, the productive cough that lasts each of the second consecutive years. हर साल में 2 दफा उसको ये खांसी का अटैक पड़ जाता है. ठीक है, कॉजेज ऑफ कफ आर एक्सक्लूडेड. अब उसकी वजह क्या बनती है ये नहीं पता, लेकिन क्या है कि आपके रिपीटेड ईयर्स है, 2 repeated years in a patient. ठीक है, अब उसको आप क्लिनिकली कैसे देखोगे? क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ इन विंटर. ठीक है, जब भी सर्दी शुरू होती है इसकी बुरी तरीके से खांसी शुरू हो जाती है और खांसी के साथ बड़े बड़े बलगम आने शुरू हो जाते हैं. फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जब इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ हो रहा है तो क्या होता है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. मेडिकल मैनेजमेंट आप क्या करोगे इसकी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की? आप उसकी इज टू कीप आपका जो ऑब्जेक्टिव है या जो आपका एम है फॉर दिस ट्रीटमेंट आपका, वो है टू कीप द ब्रोंक्यूल्स ओपन एंड फंक्शन. आपका जो मेन काम है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कि उसकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या रहे, ओपन रहे और फंक्शनिंग रहे. फंक्शनिंग मीन्स उसकी गैस एक्सचेंज होती है. अब उसको ठीक रखने के लिए यू नीड टू गो फॉर द एंटीबायोटिक थेरेपी, फॉर द ब्रोंकोडायलेटर टू रिमूव सिक्रीशंस. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में भी यूज. ठीक है, जो मेडिसिन है उनको मैंने एक जगह कर दिया कि एंटीबायोटिक ABC याद रखना, एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ये तो हो गया. Then comes your postal drainage. Postal drainage में your position है and chest percussion, वही कप वाला down to upward direction में आप क्या करोगे, उसको धक्कियाँ दोगे. ठीक है, और उसको इनकरेज करोगे कि वो जब स्टीम ले रहा है तो उसको स्टीम लेने से ज़्यादा खांसी आएगी. ज़्यादा खांसी आएगी तो क्या होगा, बलगम ज़्यादा निकलेगा. थपकी देने से क्या होगा, उसको हेल्प मिल जाएगी, उस बलगम को जहाँ पे वो चिपका हुआ है अंदर उसको निकलने में मदद दे देगा. स्टीम जो है थोड़ा सा ह्यूमिड है. ठीक है, उससे क्या होगा, कुछ नरम हो जाएगा. ठीक है, जो थिकनेस है वो कुछ थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी और उसको खांसी करके निकालने में आसानी हो जाएगी. And then
हाइड्रेशन एंड फ्लूइड इनटेक, पानी उसको बोलो पीने के लिए, ज़्यादा पानी पिए, और अगर अच्छा हो तो ठंडा पानी के बजाय थोड़ा सा पानी नीम गर्म करके पिए। उससे क्या है कि उसको सूदिंग इफेक्ट जो होगा सो होगा, जो बलगम फंसी हुई है वो भी थोड़ी सी नरम हो जाएगी। बेशक पानी ब्रोंकस में तो नहीं जा रहा, लेकिन जो एयर हंगर करने से उसको डिहाइड्रेशन भी तो नहीं होना चाहिए, तो उसको हाइड्रेट रखना है हमें। अगर स्मोकर पेशेंट है तो यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इट्स नॉट इजी फॉर द पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग, और वो भी क्रॉनिक पेशेंट, ठीक है, तो वो एकदम कभी भी बंद नहीं करेगा। सो इनकरेज के वो थोड़ा थोड़ा कम करें, ठीक है। सारे दिन में अगर 4 पैकेट पीता है तो कम से कम 4 पैकेट तो वो नहीं पिएगा, लेकिन अगर वो पूरे दिन में पूरे चलो एक दिन में 1 पैकेट भी पी रहा है, तो उसको आपने किस तरीके से कम करना है। ग्रेजुअली सिगरेट्स कम करना शुरू करो, करते 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 वो बहुत कम पी सकता है, ठीक है। तो अम, बेटा अब आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि मैं ज़्यादा स्लो तो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। आपको इसे मुझे बताना पड़ेगा कि कोई आपके पास यहाँ पे है तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो कि आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं। ओके, कंटिन्यू विद दिस के हाइड्रेशन कोटिंग। हमने देखा कि तीन जो हैं बातें ए बी सी तो हमारे साथ इकट्ठी हो गई है, और बाकी उसके अंदर हमने देखा कि पोस्टल ड्रेनेज है, हाइड्रेशन है, और पेशेंट को स्टॉप स्मोकिंग के लिए बताना है। डन हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। Now come emphysema. Emphysema is a complex and destructive lung disease wherein air accumulates in the tissue of the lungs. अब emphysema में हमने वो तस्वीर देखी थी जिसमें क्या है कि वो सारे बैलून्स तो फट गए, राइट। जो एयर सैक्स है, ठीक है, एयर सैक जो है वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया हुआ है। अब क्या है कि जो एयर है जो आपने इनहेल किया, वो बजाय उस सैक में जाने के वो कहाँ जाके टिश्यूज में जाके क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। इसका सबसे मेजर कॉज जो है दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेजर पॉइंट, मेजर कॉज, राइट। क्लासिफिकेशन में हम देख सकते हैं पैन ल्यूबुलर है और सेंट्रो ल्यूबुलर है, ठीक है। पैन ल्यूबुलर में हम देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वोलाई, एल्वोलाई डक्ट एंड एल्वोलाई, ठीक है। अभी सारी चीजें जितने भी उसमें आ रहे हैं दैट इज पैन। पैन जैसे हम कहते हैं पैंडेमिक हो गया, बीमारी जो है पैंडेमिक हो गई है। सो क्या है कि जो 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 आपका पूरा लंग्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज इन्वॉल्व, दैट इज पैन। आपके एक में आपके 2 लोब्स है, एक में आपके 3 लोब्स है। तो क्या होता है कि इसके अंदर सारा इन्वॉल्व हो जाता है, राइट। सेंट्रल लोब्यूल में आ जाएगा, पैथोजेनिक चेंजेस टेक प्लेस मेनली इन द सेंटर ऑफ द सेकेंडरी लोब्यूल। अब जिस एरिया पे जाके उसने अटैक किया है वो एरिया जो है वो सेंटर बन जाता है, जो हमने तस्वीर में देखा था। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं बैक करके, ये, ठीक है ना। उसने क्या है एक एरिया इन्वॉल्व कर दिया जिसमें ये सारा इन्वॉल्वमेंट है, बाकी में नहीं है। लेकिन अगर पैन है तो पैन में वो बाकी एरियाज को भी इन्वॉल्व कर देगा, जिसके अंदर उसके सारे लोग आ जाएंगे, ठीक हो गया। मेरा एक बच्चा कौन गायब हो गया यहाँ से?
पहले पूरे 11 थे। ओके, ये हो गए एम्फिसीमा। नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसकी? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, now easy to remember, easy to learn is that what you do is increase dyspnea on exertion. So when there is exertion, there is dyspnea. When there is anorexia, there is weight loss. When there is और जब ये मौजूद है तो क्या होगा? पर स्लिप ब्रीदिंग। पर स्लिप ब्रीदिंग में क्या पेशेंट करता है? ठीक है, उसे अपने लिप्स को वो इसे बुगी सी बना के तो फिर वो सीधे वो ब्रीदिंग करता है। ओके, इंक्रीज कफ, wheezing, purulent sputum and occasionally fever। अब क्या है इस इंक्रीज कफ वीजिंग में? क्या फिर जो प्यूरुलेंट स्प्यूटम है उसमें क्या होता है? जो स्प्यूटम है ना वो थिक और येलोइश कलर का होगा। ठीक है, बस नॉर्मली जब वो लोग स्प्यूटम स्प्लिट करते हैं, दोज आर द म्यूकस इज थिक एंड वाइट। ठीक है, बट हियर यू विल सी दैट व्हेन दे स्पिट दे थ्रो this color, येलोइश कलर। ठीक है, येलो कलर का, या हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड स्टेन भी आ रहा हो। ठीक है, वो इस किस्म का वीज के साथ स्प्यूटम स्पिट करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन भी इनको हो जाता है ना, तो इसमें क्या होगा कि इनको फीवर भी होगा। ठीक हो गया? सो जब आप लिखो तो आपको पता होना था कि एक्सर्शन ऑन डिस्निया या डिस्निया ऑन एक्सर्शन एक ही बात है। इंक्रीज डिस्निया हो रहा है। इंक्रीज डिस्निया किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सर्शन। एनोरेक्सिया जब कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा। जब वेट लॉस हो जाएगा तो वीकनेस रहेगी। ठीक है, जरूर वेल अंडरस्टूड बात है। जब आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो आपको तो वीकनेस होगी कि नहीं होगी? जब वीकनेस होगी तो आपकी इनएक्टिविटी होगी, आपका जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, एंड देन कम्स योर इंक्रीज कफ वीजिंग प्रेवलेंट, ये हमने देख लिया। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है? वही ब्रोंकोडायलेटर्स है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, ऑक्सीजन थेरेपी है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन है, स्मोकिंग को बंद करो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एबीसी इज अगेन देयर। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो है दे विल द डॉक्टर विल ऑर्डर आफ्टर सीइंग द कल्चर रिपोर्ट। ठीक है, स्प्यूटम कल्चर जब कराएंगे तो उस स्प्यूटम कल्चर के मुताबिक पता लगेगा कि इसके अंदर वो कौन सा एजेंट है जिसके खिलाफ हमने काम करना है। ठीक हो गया? सो जब उसका पता लग जाए तो उसके मुताबिक एंटीबायोटिक्स अगर दी जाती हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, बजाय इसके कि आप बेतुका उसको एंटीबायोटिक्स देने शुरू कर दें। Go for the culture test, see what the report says और किसके मुताबिक आपने एंटीबायोटिक उसको देनी है। सो एबीसी में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट आ गया, ब्रोंकोडायलेटर आ गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ गया, एबीसी डन। ओके, एंड अगेन देयर इज ऑक्सीजन थेरेपी। वो इस पेशेंट को आपने प्रॉपर पोजीशन करके उसको ऑक्सीजन देना है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम रिहैबिलिटेट कैसे करोगे? मेक द पेशेंट सिट अप, provide oxygen, if not you can give a small course। उसको आप जाके कह सकते हो कि टेक लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, और अगर सिगरेट पीता है उसको बोलो सिगरेट बंद करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्या कहते हैं obstructive. We'll continue with the same topic, but let's go for the short summary. We have seen that this
or COPD, the patients are actually air hungers. ठीक है. Obstructive obstructive जो है, it is because of chronic bronchitis और emphysema. Chronic bronchitis में हमने देखा excessive mucus production है और emphysema में damage है. ठीक है, damage to the alveoli. What causes COPD? It causes that smoking and prolonged exposure to harmful particles and gases. ये हमने इसमें देखा कि this what causes the COPD. COPD हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव है और एम्फिसेमा हमने देखा कि ये डिस्ट्रक्टिव है, डैमेज टू द एयर सैक्स. ओके ओके. फिर हम देखते हैं कि जो एम्फिसीमा है ये पैन लोब्यूलर है एंड सेंट्रल लोब्यूलर है. रिहैबिलिटेशन में यू गो फॉर द जब हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं यू गो फॉर एबीसी. एबीसी में आपके पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट आ जाता है, आपके पास ब्रोंकोडायलेटर्स आ जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं. तीन तो ये हो गई, तीन बातें आपके पास. ऑक्सीजन थेरेपी मस्ट है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जरूरी है एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें जरूरी होता है. हो गया यहाँ तक. बस यही चीजें हमने देखनी थी. इतना सा था जो आपको अच्छे तरीके से याद करना है. विल कम अगेन एट आफ्टर 10 minutes to continue our next lecture. समझ में आ गई? You can have your break. जाओ जाके पानी शानी पियो. ओ सॉरी, आप लोगों की तरफ से. सो टेक अ रेस्ट. ठीक है, एंड विल मीट अगेन. राइट.
All right, so let's start again. All present? Okay. So the same continuity with the same topic is obstructive lung disease, right? And in this category, we'll be studying about the asthma, acute respiratory failure, pulmonary embolism, pneumothorax and hemothorax, pulmonary edema, adult respiratory distress syndrome, bronchiectasis, and epistaxis. Right? So we'll start with the asthma first. And what is asthma? Asthma, a condition characterized by intermediate airway obstruction in response to a variety of stimuli इन्फ्लेमेटरी ठीक है कोई जोन सी भी आपकी जो स्टिमुलाई है उसकी वजह से कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है कंडीशन जो इसमें क्या है अस्थमा में इंटरमीडिएट है कभी आपको अटैक हो गया कभी नहीं हुआ कभी हो गया कभी नहीं हुआ राइट सो इसमें और जो हुआ उसमें कोई वजह जरूर बनी it can be a pollen it can be because of this dust it can be because of some fumes perfumes राइट तो कोई भी स्टिमुलाई है जो अंदर जाके इन्फ्लेमेटरी कॉज करता है और आपका ट्रिगर कर देता है आपके एयरवे को एस्थमा इज it differs from COPD in that it is reversible process either spontaneously हो सकता है और with treatment it differs from COPD ठीक है सीओपीडी में क्या है एयर हंगर है इसके अंदर ये रिवर्स प्रोसेस है ये क्या हो जाता है स्पॉन्टेनियसली वो खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है बाज़ वक़्त आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है लाइक वेंटोलिपफ ले लिया नेबुलाइज कर लिया थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लिया उससे फिर वो ठीक हो जाता है एलर्जी इज स्ट्रॉन्गेस्ट ठीक है predisposing factor for the development of asthma ठीक है एलर्जी जो है वो सबसे बड़ा कॉज बनता है ओके सॉरी इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्पोजिंग फैक्टर एलर्जी जो है ये एस्थमा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बनता है क्लिनिकली आप उसको देख सकते हो 3 कॉमन सिम्टम्स आर अगेन देयर इज अगर कफ है तो डिस्निया है तो सीटियां मारना है ठीक है याद करने के तरीके होते हैं एस्थमा में क्या है खांसी आ रही है खांसी के साथ डिस्निया हो रहा है डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में और फिर जब सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है तो फिर वो सीटियां मार मार के चीखे मार मार के सांस लेता है there is a wheezing you can hear your wheezing sound ठीक है सांस आपको एस्थमा वाले पेशेंट्स अगर जो आपको कॉमनली नजर आते हैं उन पेशेंट्स को अगर आप कभी उनके पास बैठो यू कैन हियर देयर ब्रीदिंग देयर व्हीजिंग साउंड ठीक है हाइपोक्सीमिया में अकर अलोंग विद साइनोसिस ठीक है अब आपके ऑक्सीजन के अंदर आपके जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आपको क्या होगा साइनोसिस मिलेगा आप अगर अपने ड्यूटी पे काम कर रहे हो और दूसरी आपको पेशेंट जो है ब्लूइश नजर आ रहा है तो आपको एकदम आप कहते हो लेट मी गो चेक हिम ठीक है आपको वहीं से पता लग जाता है कि ये इसको ऑक्सीजन की जरूरत है डायाफ्रोसिस ठीक है डायाफ्रोसिस इज प्रोफ्यूज प्रेस्पायर कर रहा है वो ठीक है इतना ज्यादा वो एक्सेसिवली प्रेस्पायर कर रहा है कि रिजल्ट इन इट रिजल्ट इन ओवर एक्टिव स्वेट ग्लैंड्स इतना स्ट्रगल कि उसको क्या कहते हैं पसीना आना शुरू हो जाता है ठीक है एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स
उतना अपना स्ट्रगल कर रहा है टेकिकार्डिया इज देयर। चेक पल्स, इतने फास्ट उसकी पल्स है कि यूज वाइडन पल्स प्रेशर। ठीक है, अगर उसका आप पल्स प्रेशर चेक करो तो उसके अंदर आपको वाइडन पल्स प्रेशर मिलेगा। यू नो, इफ द पेशेंट इज ऑन मॉनिटर, there you will find it, otherwise you won't know unless or until patient is on monitor. You will find widened pulse pressure. Sinus, diaphoresis, taking sinus है because of low oxygen, diaphoresis इसलिए है because he is, you know, struggling hard to breathe, and while he is struggling, किसी भी चीज पे आप स्ट्रगल करोगे तो टेकिकार्डिया होगा। और अगर आप उस पे हो, मॉनिटर पे हो, यू विल फाइंड वाइडन पल्स प्रेशर। यहाँ तक हो गया। एस्थमा की प्रिवेंशन में आप क्या करोगे? ठीक है, एलर्जिक टेस्ट इस्लामाबाद में वो है ना, एक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए एक बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वो आपको मिलेगा। तो यू विल फाइंड इट देयर, राइट। एलर्जी टेस्ट, किस चीज़ से इसको एलर्जी है? इसको पोलन से एलर्जी है, इसको परफ्यूम से एलर्जी है, इसको क्या कहते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाए उससे उसको एलर्जी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जिससे एलर्जी हो जाती है। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि उसको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, राइट। एंड देन कॉम्प्लिकेशन में अगर आपने उसकी एलर्जी को और उसकी चीज़ों को आपने प्रिवेंट नहीं किया तो फिर आप क्या करोगे? पेशेंट बिकम्स एस्थमेटिकस। एस्थमेटिकस इज व्हाट? एक अटैक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा अटैक आ गया, वो अटैक अभी खत्म नहीं हुआ फिर से आपको अटैक आ गया। सो दैट इज एस्थमेटिकस। रिब फ्रैक्चर, बिकॉज पेशेंट इज स्ट्रगलिंग सो हार्ड सो दैट यू नो उसके जो रिब्स हैं इवन दैट कैन रप्चर। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया, ठीक है, ऊपर नीचे उसको बहुत ज़्यादा अस्थमा अटैक हुआ है। नाउ हिज लंग्स आर सो फ्रजाइल, इतना ज़्यादा वो कमज़ोर हो गए हैं कि ठंड शुरू नहीं होती और इसको निमोनिया का अटैक पहले हो जाता है। एटिलेक्टिसिस, लंग्स बिकम कोलैप्स्ड, लंग कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एस्थमा। ट्रीटमेंट क्या करोगे? ठीक है, अगर आपको फार्मा से आप देखो, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में देखो, तो यू विल फाइंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, बीटा 2 आ गया। ठीक है, एंड पीक फ्लो मॉनिटरिंग। पीक फ्लो मॉनिटरिंग में एक स्पायरोमीटर है जिसको वो ब्लो करते हैं और पता लगता है कि वो जो बबल है वो कितनी ऊपर तक गया, राइट। सो ये आप उसको मेडिकली आप उसको इस तरीके से देख सकते हो। फार्मा में आपको दो बातें इजी से याद हो जाएंगी, एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, लॉन्ग है, और शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 है। ठीक है, बीटा 2 एक एड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट है, माइल्ड टू मॉडरेट ब्रोंकोडायलेटर है, और ये जो है ये एड्रोजेनिक एंटागोनिस्ट जो है ये क्विक रिलीफ मेडिकेशन है। ठीक है, शॉर्ट इज क्विक, लॉन्ग इज माइल्ड टू मॉडरेट। ठीक है, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग में अगर जब हम वो बनाते हैं केयर प्लान, तो हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिखते हैं ना। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो जाता है? शॉर्ट टर्म में यू गो फॉर क्विक एंड रिलीफ मेडिकेशन। ठीक है, उसमें आप दूसरी बातें नहीं डालते हो, उसमें आप उसमें आप डालोगे कि पेशेंट को आप कितनी जल्दी क्विकली ठीक रिलीफ कर सकते हो, कौन सी मेडिसिन दोगे जिससे वो क्विकली ठीक हो जाएगा। लॉन्ग एक्टिंग में क्या होगा कि मॉडरेट टू माइल्ड टू मॉडरेट ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म में वो काम में आता है।
दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. डोंट फॉरगेट कि जब आप अपना पेशेंट के लिए जब केयर प्लान बनाओ तो उस केयर प्लान में ऑलवेज रिमेंबर दिस इज शॉर्ट एक्टिंग एंड दिस लॉन्ग एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग जो है वो इमीडिएटली क्विकली काम करता है और लॉन्ग एक्टिंग जो है वो थोड़ा सा लंबा अरसे के लिए काम करता है, माइल्ड टू मॉडरेट में. ठीक हो गया. नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? इमीडिएट केयर बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स. यू हैव टू सी द सीवियरिटी उसकी कितनी है, राइट. सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, जिस हालत में वो आया है वो कौन सी हालत में आया है, उसकी असेसमेंट में एंड एलर्जिक हिस्ट्री मालूम करोगे. इफ ही इज अनेबल टू टॉक या बोलने से उसको खांसी आ रही है तो डोंट disturb him more. ठीक है. यू कैन गो फॉर द जस्ट आस्क द रिलेटिव्स, जो नज़दीकी रिलेटिव जो साथ लेकर आए हैं उनसे आप मालूम कर सकते हो कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी, कब से हुई, कितने अरसे से है, किस चीज़ से होती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ गुड हिस्ट्री. Unless or until you take a good history, you won't be able to do the nursing management. अच्छे तरीके से नहीं कर सकोगे. ठीक है. Administer medication and observe patient response. Administer the medication which doctor has prescribed. ठीक है. कोई ऐसी मेडिकेशन खुद से नहीं कभी भी देना पेशेंट को. यू डोंट नो कि उसको पैनाडोल से भी एलर्जी होती है या नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों को ऐसे ही पैरासीटामोल हाथ में दे देते हैं कि ये लो खाओ तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा, ये वो. डोंट एवर डू दैट. ठीक है. खुद से कभी मत दो अनलेस और until डॉक्टर गिव्स द ऑर्डर. आई स्टिल रिमेम्बर that my mother-in-law, she was allergic to paracetamol. ठीक है. और Panadol was okay for her, but paracetamol gives her trouble. And then when I gave her the medicine, she asked me कि ये कौन सी दवाई है. I said paracetamol. कि नहीं बेटा मुझे पैरासीटामोल नहीं देना, मुझे एलर्जी करता है. And I remember the time when I was a student, my teacher was teaching that without doctor's order, don't ever give any kind of medication, even paracetamol or Panadol. So I asked why not? If there's a, you don't know patient is allergic to this medicine or not. Because, in our hospital, there was a patient who took this paracetamol, Panadol or I don't know, paracetamol, and he or she was in a great trouble. We came to know that. So you don't have to give any kind of medication by ourselves. Always try to let the doctor prescribe the medication. You as a nurse always keep yourself on the safe side. Always do the care which keeps you on the safe side. Okay? So administration जो है, with the doctor's order, observe patient's response. When you have given the medication, observe the ऐसे दे के गायब नहीं हो जाना है. ठीक है. अपने मरीज को मेडिसिन दिया है, stay for a while, see if something happens or not, God forbid, and if things are okay, then only you can do some other work. Antibiotics are prescribed for infection, yes, of course, and these antibiotics should be prescribed after the सेंसिटिविटी टेस्ट. ठीक है. कल्चर टेस्ट के बाद आप उसको एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आपने उसको देनी है. ठीक है. And then comes assist in intubation procedure if needed. This intubation is done by the doctors also, and if you are an expert nurse, you can do it as with you can also do it. But this assist in you need to assist. Okay? If the doctors are there, assist the doctor so that he or she can perform this procedure. Psychological support for the patient and his family, very important.
ठीक है. When the patient in such a condition, when he needs to be intubated, then there's a um, you know the patient mind triggers. I don't know. Relatives will come to know. Will assume पता नहीं जिंदा भी रहेगा कि नहीं. पता नहीं इसको सांस दोबारा से आएगा कि नहीं. आंखें खोलेगा कि नहीं. So this psychological support is very important. We need to help the patient's family also to calm down. If you have a this hand of yours, you don't need to talk. Your hand, your touch will talk for yourself. Your just a small tap, your just a small touch will communicate to the patient that I'm here for you, right? So उसको बहुत बड़ी तसल्ली मिल सकती है. That's the psychological support. राइट. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक स्टूडेंट के लिए आप उसके कंधे पे हाथ रखो और उसको शाबाशी दो, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है. इसी तरीके से पेशेंट है, अगर आपका ये थेरापेटिक हैंड कैन कम्युनिकेट, दैट्स मोर देन इनफ. यू डोंट हैव टू स्पीक. ठीक हो गया. So asthma is finished. We have gone through asthma. Now let's see acute respiratory failure. Acute respiratory failure tells? It's a condition where there is a failure of a respiratory system as a whole. अब ये किसी एक छोटे से लोब की बात नहीं कर रहा, ठीक है. आपका सेंट्रल लोब की बात नहीं कर रहा, आपका वो पूरा एज अ होल बात कर रहा है कि कंडीशन विद देयर इज अ फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. पूरा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसने बात की है. इट इज अ सडन एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिटोरिएशन ऑफ गैस एक्सचेंज फंक्शन ऑफ द लंग्स. नाउ द एल्वोलाइज, द एंड पार्ट, जो आपके लंग्स का बिल्कुल एंड पार्ट है, दोज आर योर एल्वोलाइज. अब उसने कहा है इट इज सडन, एकदम सडन है. पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया, कोई पता नहीं लगा, ठीक है. लाइफ थ्रेटनिंग है. पेशेंट एक दफा रेस्पिरेटरी फेलियर में गया, आपने उसको एकदम इंट्यूबेट नहीं किया, उसको एकदम उस वक्त हैंडल नहीं किया, पेशेंट गया काम से, ठीक है. सो रेस्पिरेटरी फेलियर लाइफ थ्रेटनिंग है. डिटोरिएशन ऑफ द गैस एक्सचेंज, जहाँ पे वो एल्वोलाइज आ रहे हैं, जहाँ पे सारी गैस एक्सचेंज का काम हो रहा है, ये सारा क्या हो गया, डिटोरिएट हो गया, बिल्कुल ठप हो रहा है, राइट. एक्यूट में क्या होगा, अ फॉल इन आर्टीरियल, क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन to less than 50 millimeter per mercury and a rise in arterial pressure of carbon dioxide to greater than 50. Now let's see what is partial pressure of oxygen. जो है less than 50 है, तो इसका normal value कितना होगा, ठीक है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज 80 to 100. अब ये कहता है अगर ये 50 से कम हो गया तो क्या होगा, पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है. राइज इन आर्टीरियल, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, ठीक है, ग्रेटर देन 50, तो हम कहते हैं कि क्या बात हो सकती है. तो इसका नॉर्मल जो है, नॉर्मल वैल्यू जो है 38 to 42 mmHg है कार्बन डाइऑक्साइड का, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट में क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर जो है वो 50 से कम हो रहा है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50 से ज़्यादा हो रहा है. अब कम और ज़्यादा के लिए ज़रूरी है कि आपको इसका नॉर्मल वैल्यू का भी पता हो, ठीक है. सो जो ऑक्सीजन है दैट इज 80 to 100 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का है 38 to 42. हो गया. आगे चलते हैं. वजह क्या बनती है, व्हाट आर द कॉजेज, ठीक है. डिक्रीज रेस्पिरेटरी drive brain, DERIVE, drive brain means
ड्राइव के बहुत सारे मायने हैं, बट हियर विल सी ड्राइव इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ठीक है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव ब्रेन हो सकता है, डिसफंक्शन ऑफ चेस्ट वॉल, नर्व एंड मसल्स के चेस्ट वॉल जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, वो डिसफंक्शन है। डिसफंक्शन है उसके लंग्स पेरिकामा के एक्सपेंशन। ठीक है, एंड व्हाट इज पेरिकामा? इट इज द पोर्शन ऑफ द लंग। ठीक है, उस लंग्स का जो पोर्शन है वो जो गैस एक्सचेंज कर रहा है वो डिसफंक्शन है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव एंड इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। पेशेंट को आपने वेंट पे तो डाल दिया, लेकिन वेंट के जो नोड्स, जो नॉर्मल मोड्स हैं, किस मोड पे उसको डालना है, क्या करना है, वो नहीं पता, वो ठीक से नहीं है, इनएडिक्वेट है। तो क्या है? पेशेंट कैन गो इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कॉजेस में। एक तो हमने डिक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव ब्रेन देखा। डिसफंक्शन हमने दो चीजों की डिसफंक्शन देखी है, जिसमें चेस्ट वॉल आ रहा है और लंग पेरिकामा आ रहा है। ठीक है, एंड देन कम्स द पोस्ट ऑपरेटिवली एंड इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। अब पोस्ट ऑपरेटिवली अगर पेशेंट ओआर से आ गया है, ठीक है, तो ओआर से आने के बाद उसको जब आपने वेंट पे डाला है तो वो वेंट के मोड्स आपने ठीक से नहीं डाले हैं, पेशेंट कैन गो इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर। वहाँ के सर्जन्स कहेंगे हमने तो ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक किया, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर कैसे हो गया? पता लगा कि उसको जब हमने वार्ड में रखा तो जिस वेंट पे रखा हुआ था तो वेंटिलेटर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और द मोड्स वर नॉट सेट प्रॉपर्ली। ठीक है, ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप क्या देखोगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट को जब when you are working in a clinical area, clinical side, you will find that there is impaired oxygenation and may include restlessness. अगर पेशेंट को सांस ठीक से नहीं आ रहा, वो दाएं बाएं अपना सर पटक रहा होगा, अपना अपने आप को रेस्टलेस फील करेगा, बिकॉज ही इज स्ट्रगलिंग फॉर एयर, राइट? फटीग एंड हेडेक। अब अगर उसको सांस पूरे तरीके से नहीं आ रहा, सांस ले जोर जोर से सांस ले लेके वो थक गया है, थकने से इतना जोर जोर से सांस ले रहा है, ही स्टार्ट हैविंग हेडेक। ठीक है, देयर इज डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड एयर हंगर। व्हेन ही इज एयर हंगर तो ही इज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, ठीक है, टू ब्रीथ। जब वो बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रगल करेगा सांस लेने के लिए, he'll get fatigued, he'll get headache, he'll get dyspnea। ठीक है, तो एक ही चीज को पकड़ के आप अपना जब स्टडी करो तो आपको पता होना चाहिए यू आर लुकिंग फॉर दिस थिंग, एयर हंगर है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा है। जब फेलियर की तरफ जा रहा है तो ही इज स्ट्रगलिंग फॉर एयर। ठीक है, उस एयर के लिए उसका आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर देन देयर इज कंफ्यूजन एंड लेथार्जी। अब वो सांस ले लेके ओके, tachycardia and hypertension, since he is struggling to breathe, उसका tachycardia, उसका पल्स रेट आप चेक करोगे, उसकी पल्स रेट इतनी तेज है क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, स्ट्रगल करने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। जब ये सारा कुछ हो रहा है, the end what happens, he gets lethargic, he becomes confused, he becomes diaphoresis is there, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है अगर आपने उसको इग्नोर किया। ठीक है, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स में उसके सारे मसल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना पूरे मसल्स को यूज कर रहा है सांस लेने के लिए। आपने पता नहीं इन पेशेंट्स को कभी कभी क्लोजली ऑब्जर्व किया कि नहीं किया कि व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग फॉर एयर, they are using their muscles, all necessary muscles they are using, diaphragm is also there। ठीक है, सो सारे मसल्स को यूज करने के बाद जब उसको ठीक से सांस आना भी शुरू हो जाए,
he'll feel that he is having aches all over his body. ठीक है, कभी क्लोजली ऑब्जर्व करना इन पेशेंट को खड़े होके, then you'll come to know what happens to these patients. My problem was that I always used to stand at the bedside, used to observe this patient. When I was a junior student, junior nurse or junior, I was a junior student, and the senior students and the staff nurses, they all are working for that patient. I used to observe them very closely. What is happening to this patient? Okay? So it's very important that you need to observe these patients. मेडिकल में क्या करोगे, क्योंकि पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, you need to intubate. Mechanical ventilation may be required to maintain adequate ventilation and oxygen while cause, जब तक वो पेशेंट जो है थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो जाता. So the medical management is put the patient on ventilator. When the patient is there, you need to, as a nursing management, monitor patient response and arterial blood gases. ठीक है, पेशेंट के आप रिस्पॉन्स को आप कैसे चेक करोगे? यू नीड टू गो फॉर द एबीजीज. ठीक है, मेरे पास एबीजीज का पूरा कंप्लीट सेट है, विच आई विल बी टीचिंग यू along with this respiratory, and it's very important topic. ABGs are very important. ठीक है, so for meanwhile arterial blood gases के normal values को आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रखो. वाइटल साइन अपने पेशेंट के कोर्स चेक करने हैं. पोजीशनिंग इज मस्ट. अपने पेशेंट की अगर पोजीशन ठीक नहीं किया और सब काम कर रहे हो तो समझो आपने कुछ भी नहीं किया. ठीक है, सो यू नीड टू put the patient in a correct positioning में है. पेशेंट चूंकि मुंह खोल के सांस ले रहा है तो उसका मुंह भी सारा अंदर से ड्राई हो गया. जब ड्राई होगा तो क्रैक्स आ जाएंगे, क्रैक्स आएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, सो फोर्थ. ठीक है, सो यू नीड टू टेक अ माउथ केयर, स्किन केयर एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. पेशेंट क्लैप से भी ना रह जाए. ठीक है, सो माउथ केयर जरूरी है. स्किन केयर में चूंकि पेशेंट को आपने अपराइट पोजीशन में रखा हुआ है, so the sacral and the spine, they are all confined to bed, and probably if you are not giving the back care or skin care, patient may have decubitus ulcer. Decubitus ulcer, that's all. ठीक है, सो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट को उसके माउथ केयर, उसकी स्किन केयर करें. एंड रेंज ऑफ मोशन में बहुत आप पेशेंट को इनकरेज कर सकते हो कि वो अपने पाँव को भी थोड़ा सा हिलाए आगे पीछे. ठीक है, अंदर बाहर करें, पाँव को ऊपर उठाए, आगे पीछे करें. ठीक है, एक्सरसाइज में अपने बाजू को सीधा करें, फ्लेक्स करें, साइड चेंज करें, थोड़ा सा लेते लेते वो थोड़ा अपना आप कर सकता है. ठीक है, टीचिंग अबाउट द अंडरलाइन डिसऑर्डर्स. अब आप पेशेंट को बताओगे कि अगर आप एक जगह पे पड़े रहोगे और हिलो जुलोगे नहीं तो ये कुछ हो सकता है. माउथ खराब हो सकता है, स्किन खराब हो सकता है. रेंज ऑफ मोशन नहीं करोगे तो आपके जो सारे मसल्स हैं ये आपके जुड़ के रह जाएंगे. और इंट्यूबेशन प्रोसीजर्स में आपने उसके डॉक्टर की या नर्स की असिस्ट करवानी है. पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है, सो हमने अभी तक जो देख लिया वो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर देख लिया और हमने एस्थमा देख लिया. द नेक्स्ट टॉपिक इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बाय ब्लड बोर्न substance. Deep vein thrombosis is a common cause of pulmonary embolism. Other types में air है, fat है, septic है. ठीक है, अब उसने कहा है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें क्या क्या हो सकता है. डीप वेन थ्रोम्बोसिस में आपके डीप जो वेन है उसके अंदर कोई क्लॉट आ सकता है. उस क्लॉट ने क्या किया, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दिया. ठीक है, जो कि सबसे कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म है. अदर टाइप्स में एयर जो है वो भी ब्लॉक करता है.
फैट में आपका न्यूरिज्म आ जाता है, सेप्टिक में व्हेन इट गेट सेप्टिक, ठीक है, सेप्टिक सर्कुलेशन, आपने सेप्टिक शॉक वगैरह जो पढ़ा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हेन द पेशेंट का वूंड अगर ठीक नहीं हो रहा और उसका जो सेप्सिस है, इन्फेक्शन है, वो उसके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए। जब वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा तो क्या करेगा, वो सारे एरिया को इन्वॉल्व करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, देन बिकम्स सेप्टिसीमिया। बट देन अगर वो एक लोकलाइज्ड एरिया में है तो वहाँ पर वो सेप्टिक हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ऑफ कोर्स देयर इज डिस्निया, टैकीपीनिया, सडन एंड प्यूरिटिक चेस्ट पेन, ठीक है, फीवर है, कफ है, हेमाप्टिसिस है, एंड एप्रीहेंशन, डायफ्रोसिस एंड सिंकोप। अब इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप देखोगे पेशेंट को डिस्निया तो हो रहा है, साथ साथ टैकीपीनिया भी हो रहा है, ठीक है, सडन एंड प्यूरिटिक चेस्ट पेन, एकदम उसको चेस्ट पेन शुरू हो गई है, फीवर भी उसको हाइग्रेड फीवर भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है बिकॉज उसको ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, एंड कफ करके अगर वो उसके पल्मोनरी में जहाँ कहीं भी उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कफ करने से उसका बलगम निकला, उनसे थूक निकला, थूक नहीं है बलगम है, हेमोप्टिसिस, तो हेमोप्टिसिस में यू विल फाइंड blood. Now, how come you know that this is blood in the sputum or blood in the sputum or in the spit? ठीक है, तो उसमें जो बबल्स अगर आपको नजर आ जाए ब्लड के साथ, विल कम टू नो दिस इज हेमोप्टिसिस, लंग्स में से खून आ रहा है, ठीक है। एप्रीहेंशन एंड डायफ्रोसिस एंड सिंकोप, उसमें क्या पेशेंट सडन फेंट हो सकता है, बीपी ड्रॉप हुआ और वो गिर गया। इमरजेंसी मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, आप उसको नेजल ऑक्सीजन दोगे, प्रॉन्स लगाओगे, ठीक है, प्रॉन्स भी है, एक नेजल ऑक्सीजन भी होता था हमारे वक्त में, एक लंबी पतली लंबी ट्यूब थी, ठीक है, और वो हम इंसर्ट करते थे और उससे हम उसको ऑक्सीजन देते थे, मास्क नहीं लगाया, हम उसको प्रॉन्स नहीं लगाया, वो नेजल कैथेटर होता था, हम उसके जरिए उसको देते थे। एनीवे, नेजल ऑक्सीजन है, आईवी इन्फ्यूजन फॉर मेडिकेशन, ऑलवेज कीप द वेन ओपन, ताकि पेशेंट कोलैप्स अगर हो जाए तो एटलीस्ट आपने उसकी वेन को काबू किया हुआ है, यू कैन गिव मेडिकेशन। परफ्यूजन स्कैन आप उसको कराओगे, एबीजीज एंड ईसीजीज कराओगे, मॉर्फिन क्योंकि चेस्ट पेन हो रही है, मॉर्फिन के छोटे से डोज दोगे, इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन, पेशेंट को इंट्यूबेट करोगे, जब तक मैकेनिकल वेंटिलेशन शुरू नहीं होता आप उसको एम्बू बैग से भी थोड़ा सा इंट्यूबेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द मेडिकल मैनेजमेंट। फार्मा में आप क्या दोगे, आप उसको एंटीकोएगुलेंट थेरेपी दोगे, हेपरिन 5000 to 10,000 बोलस दोगे, फिर उसके बाद 18 यूनिट्स पर केजी पर आवर वॉर्फिन दोगे फॉर 3 months, and this is all according to the doctor's order. You will never ever try to start by yourself, ठीक है। If you do that, if you are wrong, God forbid, if you are wrong, then what happens, patient may bleed to death, ठीक है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में एसटीके, टेलेस, टीपीए, ये जो भी मेडिकेशन है, यू विल गो फॉर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, सर्जिकल एम्बोलेक्टमी कर दोगे, क्योंकि वहां पर उसने क्या किया हुआ है, एम्बोलिज्म किया हुआ है, उसने सारी चीजों को ब्लॉक किया हुआ है। सो एक वो जो लोब है आप उसको निकाल दोगे, ठीक है, सर्जिकली ये कुछ करना पड़ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप प्रिवेंट करोगे थ्रोम्बस फॉर्मेशन में, थ्रोम्बस फॉर्मेशन में नर्सेस क्या करती हैं, you go for
पेशेंट को एम्बुलेट करना ज़रूरी है। ठीक है, पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो उठ के बैठे, थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशंस को वो लेकर आए, उसकी हेल्प करें रेंज ऑफ मोशन में। मेक पेशेंट एम्बुलेट सो दैट वो एक ही जगह पे ज़्यादा ना, मतलब ऐसा भी नहीं कि भी हम उसको एग्रीवेट करें कि वो थ्रम्बस जो है वो जाके हार्ट ब्लॉक कर दे, सब कुछ करें, नहीं। बट ये है कि उसको ये मेडिसिन तो मिल नहीं रही है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, उसकी थ्रोम्बोस फॉर्मेशन में आप टाइम पे उसको दो, जो भी दे रहे हो उसकी मॉनिटर करोगे, उसकी थेरेपी, पोस्ट ऑपरेटिवली नर्सिंग केयर करोगे, ऑक्सीजन उसको बराबर से दोगे, एंजाइटी दूर करोगे, कॉम्प्लिकेशन से बचा के रखोगे, और प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन में कि वो अगर उसकी सर्जरी हुई है सपोज कोई, तो उस सर्जरी में हम पेशेंट को कोशिश करते हैं कि वो एम्बुलेट हो जाए, बजाय इसके कि वो एक जगह पड़ा रहे और वहाँ पर क्लॉट बन जाए। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को अकॉर्डिंग डॉक्टर्स ऑर्डर हम क्या करते हैं, उसको ज़रूर एम्बुलेट करते हैं, ताकि वो पेशेंट में थ्रम्बस फॉर्मेशन ना हो। निमोथोरिक्स एंड निमोथोरिक्स नेक्स्ट इज, आप क्या करोगे इसमें, ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेयरिंग द अंडरलाइन लंग टिश्यू इज कंप्रेस्ड एंड इवेंचुअली collapse हो जाता है। सिंपल है, ट्रॉमेटिक है और टेंशन है, ये वो टाइप्स हैं निमोथोरिक्स के। ठीक है, सो हम देखते हैं कि पेशेंट की जो निमोथोरिक्स की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है। सो ट्रॉमेटिक में क्या है, अंडरलाइन लंग्स टिश्यू जो है वो कंप्रेस हो गए हैं, और फिर इवेंचुअली क्या होता है, कोलैप्स हो जाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सिंपल है, ट्रॉमेटिक है और टेंशन है। क्लिनिकली सडन प्लूरेटिक पेन है, बहुत ज़्यादा उसको पेन आपको फील होएगी, चेस्ट पेन है, एंक्शियस है पेशेंट, बेचैन आपको नजर आएगा, उसको आपको इज हैविंग डिस्निया एंड एयर हंगर, स्ट्रगलिंग फॉर एयर। ठीक है, इंक्रीज यूज ऑफ एसेसरी मसल्स को यूज कर रहा है, चूंकि वो बहुत ज्यादा अपने आप को वो एंशियस है, सांस नहीं आ रही उसको, तो वो क्या है, अपने एसेसरी मसल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। सेंट्रल साइनोसिस, यू कैन सी द फेस साइनोस हो गया है। टिम्पैनिक साउंड इन परकशन, जब आप परकशन करोगे, आप हेल्थ असेसमेंट पढ़ोगे, तो आपको हेल्थ असेसमेंट में पता लगेगा कि टिम्पैनिक साउंड कैसा होता है। ठीक है, ब्रेथ साउंड एंड टेक्टाइल फॉर्मेटिस एंड फॉर्मेटिस में आप पता लग जाएगा, जब आप अपने हाथ से उसको टैप करोगे तो कर आपको फील होगी। एजिटेशन, डायफ्रोसिस एंड हाइपोटेंशन यू विल फाइंड। ठीक है, सो ये चीजें जो है हम उसके अंदर पेशेंट के अंदर देखेंगे। डायफ्रोसिस हमने पहले भी देखा था कि इसके अंदर डायफ्रोसिस क्यों हो रहा है, बिकॉज पेशेंट इज स्ट्रगलिंग टू हार्ड टू ब्रीथ। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रीथ करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, पसीना आ रहा है, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो बेचारे ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर पेशेंट बहुत ज्यादा पर्सपायर करता है। मेडिकल में आप हाई कंसंट्रेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दोगे। ठीक है, देन चेस्ट ट्यूब फॉर ड्रेनेज, अगर आप देखते हो कि उसको ड्रेनेज की ज़रूरत है डॉक्टर, तो फिर वो चेस्ट ड्रेनेज भी डालेगा। इमरजेंसी एनीथिंग में बी यूज टू फिल द चेस्ट वुंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया है हिमोथोरिक्स में, कि पेशेंट जो है बहुत दफ़ा ऐसे होता है, जो एक्सीडेंट केसेस आते हैं, स्टैब वुंड आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो सारा एयर अंदर से एयर जा रही होती है, तो आप इमरजेंसी में कुछ भी पकड़ो और उसको ब्लॉक करो, ताकि वो सांस लेगा तो वो और हवा उसके लंग्स में जाएगी, तो उसको आप क्या करोगे, ब्लॉक करोगे। नीडल एस्पिरेशन थायरोसिंथेसिस, नीडल एस्पिरेशन में डॉक्टर क्या करते हैं, जो कैनुलास हैं
वो प्रोब कर देते हैं ताकि उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा एयर गई है वो निकल आए। कनेक्टिंग चेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर सील ड्रेनेज, इसके वाटर सील ड्रेनेज, दो ड्रेनेज होते हैं, दो बॉटल्स होती हैं एक के अंदर, ताकि पेशेंट और वो जाके एक पानी में होती है, एक थोड़ी सी अपर साइड पर होती है, एंड पेशेंट इज ब्रीदिंग चेस्ट नीडल, क्या कहते हैं, चेस्ट ट्यूब वाटर सील ड्रेनेज है। एंड if you go to the YouTube, right, click for the water seal drainage, you will find the procedure there. ठीक है, सो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इन इमरजेंसी थोरोकोटमी में ऑल्सो भी परफॉर्म है। ठीक है, इमरजेंसी में जो आपका थॉरेक्स है उसके अंदर से भी वो क्या कर सकते हैं, आपका प्रोसीजर जो भी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेडिकल में हमने देखा कि हाई कंसंट्रेशन उसको ऑक्सीजन मिल रही है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है। ठीक है, अगर वुंड है और वो आगे तक गया है, यू हैव टू स्टॉप दैट, ब्लॉक दैट पैसेज। ठीक है, जल्दी से उसको आप सील करो, जो कुछ भी मिलता है उसको आपने बंद करना है। हैवी ड्रेसिंग करनी है। हैवी ड्रेसिंग का मतलब है ताकि जो ब्लड और खून और जो कुछ भी है, एयर, सब कुछ आप उसको रोक दो। और उसके बाद जो अंदर की तरफ अंदर खून बह रहा है, वो डॉक्टर का काम है कि वो कैसे एस्पिरेट करता है, कैसे वाटर सील ड्रेनेज डालता है, और उसकी थोड़ा में कैसे करेगा, परफॉर्म करेगा। सो ये आपका नहीं, डॉक्टर का काम आ जाता है। You have to assist only. The next is pulmonary edema. ठीक है, सो अभी तक हमने देखा एस्थमा, देखा हमने क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर देखा, राइट, निमोथोरिक्स देखा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखा, राइट। सो अभी तक हमने इन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर देखा। ठीक हो गया, एस्थमा, acute respiratory failure, pulmonary embolism, and then we saw um, pneumothorax and hemothorax, right? And next हम उसके मेडिकल मैनेजमेंट देखें। अब हम देखेंगे पल्मोनरी एडिमा। व्हाट पल्मोनरी एडिमा टेल्स अस, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय rapid shift of fluid from plasma into the pulmonary interstitial tissue and alveoli, resulting in markedly impaired gas exchange. अब इस ओडिमा में जो आपका फ्लूइड है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इट गोज इनटू द पल्मोनरी इंटरस्टिशियल टिश्यूज, जो उसके अंदर जो टिश्यूज हैं, ठीक है, जो आपके एल्वोलाइज के जो टिश्यूज है, ये वहाँ चले गए हैं, और वहाँ जाके आप क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, रिजल्ट करते हैं मार्कली इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज में। ठीक है, वहाँ पे गैस एक्सचेंज जो है वो इम्पेयर हो गया। कैन रिजल्ट फ्रॉम सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, इट कैन कॉज, क्योंकि क्या है कि आपका जो ऑक्सीजन जो आती है, जो लंग से जो आर्टरीज आ रही है, वो क्या है, वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रही है ना। सो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड, इनहेलेशन ऑफ नॉक्सियस गैसेस। आपको जो रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड, वो लोग जो बहुत तेजी से पुश करके दे देते हैं, that can also cause pulmonary edema. And then inhalation of noxious gases, बहुत सारे गैसेस लोग क्या करते हैं, गैस को ऑन कर अपना हीटर ऑन करके सो जाते हैं, और पीछे से गैस बंद हो जाए, वो गैस क्या बन जाती है, सारे पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, ओपिएट और बार्बिट्यूरेट ओवरडोज, वो लोग जो नशा करते हैं, ठीक है, जो ये ओपियम का इस्तेमाल करते हैं, मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जो नशे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के साथ उन्हें कहा कि ये इट रिजल्ट फ्रॉम कॉज ऑफ एयर। A life-threatening condition, distress syndrome, adult respiratory distress syndrome में ये बताता है, it is also a life-threatening
condition characterized by severe dyspnea, hypoxemia, diffuse pulmonary edema, usually follow result on multiple body system or severe lung trauma. अब ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किस वजह से होती है, इस बारे में देखते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशनिंग है, इसकी वजह से बाय सीवियर डिस्निया की वजह से हो सकता है, हाइपोक्सीमिया की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा की वजह से हो सकता है। It usually follows major assault on multiple body system or severe lung trauma. Something is troubling me too much. Wait. है ठीक है। यूजली फॉलोज मेजर असल्ट ऑन मल्टीपल बॉडी सिस्टम, और ये अब क्या करता है, यूजली नॉर्मली ये क्या करता है, ये आपके मल्टीपल बॉडी सिस्टम की तरफ या फिर लंग ट्रॉमा में स्टैब वूंड वगैरह आ जाता है, चोट लग जाती है, कोई चीज़ जोर से लग जाती है या आप किसी चीज़ को जोर से जाके लग जाते हो तो इट कैन कॉज ट्रॉमा। सो ये इसकी वजह से हो सकता है। ब्रोंकिएक्टिसिस क्या है, डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, क्रॉनिक डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई। मेन कॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर आर पल्मोनरी टीबी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह से हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन किसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसकी वजह से हो सकता है, खासकर हम देखेंगे बच्चों में हो जाता है, particularly cystic fibrosis की वजह से उसने कहा कि ये ब्रोंकिएक्टिसिस हो सकता है। न्यूप्लाज्म ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये बिनाइन न्यूप्लाज्म है, लंग कैंसर है एंड कैंसर ऑफ लैरिंक्स की वजह से हो सकता है। ठीक है। Epistaxis. Epistaxis, a hemorrhage of a nose or nostril, may be unilateral, most common bilateral है। Blood loss can be minimal to severe. Epistaxis में उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि एपिस्टेक्सिस क्या होता है। आपके नाक के अंदर पॉलिप्स हो जाते हैं, ठीक है, और वो पॉलिप्स जो है अगर रप्चर हो जाए, थोड़ा सा बर्स्ट हो जाए तो फिर वो क्या करते हैं, हेमरेज कॉज करते हैं, ठीक है। एंड नार्स इज योर दीज नॉस्ट्रल्स, ठीक है, जो फ्लेयर करते हैं। जब आपको डिस्निया हो रहा हो द वेरी फर्स्ट साइन यू विल फाइंड योर नॉस्ट्रल्स फ्लेयरिंग, ठीक है, ऐसे वो फ्लेयर करते हैं, तो वो यू विल फाइंड आउट दैट patient is in dyspnea. Okay, this hemorrhage जो है ये कैन बी यूनिलेटरल, एक साइड का हो सकता है या दोनों साइड का हो सकता है। ब्लड लॉस जो है वो कम भी हो सकता है अगर आपने उसको ठीक से पिच करके पकड़ लिया और अपने अपना मैनेजमेंट किया, ठीक है, उस वजह से हो सकता है। सीवियर भी हो सकता है, इफ यू स्टार्ट पैनिक हो जाओ और उसको जोर जोर से रोना धोना शुरू कर दो तो वो फिर सीवियर भी हो सकता है। ठीक है, we need to educate and we need to explain the patient. So this was all about your क्या कहते हैं, your ठीक है। After your obstructive lung disease, if you take out your course outline, ठीक है, कोर्स आउटलाइन अगर आप देखो तो हम लोगों ने इस कोर्स आउटलाइन में अब तक क्या कुछ पढ़ लिया। हमने देखा कि रेस्पिरेटरी फेलियर देख लिया। नाउ नेक्स्ट वी विल सी स्टेटस एस्थमेटिकस, ठीक है, ओके, उसको तो आप रहने दें। हमने जो कवर किया वो क्रॉनिक था, एक्यूट इनहेलेशन इंजरी हमने देखना है, और ये कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं जो हमने अपलोड किया हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। और आपके पास मीनवाइल जो कुछ आपको पढ़ा दिया गया है वो आपके पास हैंडआउट्स मौजूद हैं। प्लीज स्टडी टू योर लुक इनटू योर नोट्स
सो दैट आप उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सको। ठीक हो गया? ओके। After um, this respiratory disorder, will come on to mechanical ventilation की तरफ हम आएंगे। उसको हम thoroughly स्टडी करेंगे। हम उसके बाद एबीजीज को भी अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। फर्स्ट विल गो इनटू एबीजी सो दैट आपको जब पढ़ाया जाए तो आपको पता हो कि उसके अंदर आपको किस तरीके से लेना है। तो जस्ट फॉर रिवाइज हम देखते हैं कि हमने इस लेसन में क्या कुछ कवर कर लिया। इसको समराइज करेंगे थोड़ा सा। We have got plenty of time to revise, so we can revise it। थोड़ी सी समरी सी हो जाएगी। और ओके, विल स्टार्ट विद द एज़मा। हम उसको छोटा छोटा रिवाइज करेंगे कि एज़मा क्या था और हम उसके लिए क्या करेंगे। एज़मा जो है हमने देखा कि ये इंटरमीडिएट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, अब सीओपीडी की तरह तो वो नहीं है, लेकिन ये क्या है कि स्पॉन्टेनियसली या विद ट्रीटमेंट ये सबसाइड हो सकता है। एलर्जी जो है इसका सबसे बड़ा फैक्टर बनता है, जिस वजह से भी वो एलर्जी हो रही हो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने देखा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देयर इज कफ, डिस्निया एंड रीजन। ठीक है, हाइपोक्सीमिया है तो उसमें साइनोस है, डायफ्रोसिस है और टेकिकार्डिया ऑन मॉनिटर विल सी द वाइडन पल्स प्रेशर। प्रिवेंशन में नीड टू लुक फॉर द एलर्जी टेस्ट आपने फाइंड आउट करना है। अब अगर आप एस्थमा को नहीं संभाल पाओगे तो एस्थमेटिकस हो सकता है, रिफ्रैक्चर हो सकता है, निमोनिया एंड एटिलेक्टिसिस हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल में आप क्या देखोगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एंटेगोनिस्ट है, उसको आप देखोगे। पीक फ्लो मॉनिटरिंग देखोगे। उसके बाद नर्सिंग केयर में आप इमीडिएटली उसके सिम्टम्स को देखोगे कि कौन सा सिम्टम्स सबसे सीवियर है, उसको आप असेस करोगे। आप उसके एलर्जी टेस्ट करवाओगे, असेसमेंट लोगे उसकी। आप मेडिकेशन में आप उसके जो दोगे तो आप उसको ऑब्जर्व भी करोगे कुछ देर के लिए। एंटीबायोटिक्स आप उसके इन्फेक्शन के लिए देखोगे। इंट्यूब्यूशन में आपने थोड़ा सा असिस्ट करवाना है एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड फैमिली। फिर दूसरा हमने देखा था एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। वो भी क्या है, आपका जो कंडीशन है इट्स फेलियर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें गैस एक्सचेंज फंक्शंस जो है वो डिटोरिएट होनी शुरू हो जाती है। आर्टीरियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर 50 से कम है तो आपको पता होना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 50 से ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्यूट फेज में ये कुछ होता है। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में कॉजेज में आप देख सकते हो कि डेवलप्स उसकी जो डिक्रीज रेस्पिरेटरी डिराइव है ऑफ द ब्रेन एंड डिसफंक्शन ऑफ द चेस्ट वॉल्स। ठीक है, एंड देन डिसफंक्शन ऑफ द लंग्स पेरिगेमा, पोस्ट ऑपरेटिव एंड इनएडिक्वेट वेंटिलेशन को हमने अच्छे तरीके से देखा कि किस वजह से हो सकता है। क्लिनिकल एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने देखा कि इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन है। ठीक है, फटीग, हेडेक, डिस्निया, एयर हंगर, टेकिकार्डिया, ये सारे उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिसको आपने बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व करना है। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में मेडिकल मैनेजमेंट में उसका सबसे बेस्ट मैनेजमेंट वेंट है। नर्सिंग में आपने पेशेंट के रिस्पॉन्सेस के एबीजीज को रिस्पॉन्स करना है, मॉनिटर करना है उसके वाइटल साइन को, उसकी पोजीशनिंग को। ठीक है, माउथ केयर, स्किन केयर, रेंज ऑफ मोशन, ये सारा आपने एज ए नर्स
आपने उसको मैनेज करना है। अंडरलाइन कॉजेज डिसऑर्डर्स को आपने बताना है, लेट द रिलेटिव नो। वो ये ना सोचें कि भी हमें बताया नहीं था। असिस्ट इन इंट्यूबेशन प्रोसीजर में, जब इंट्यूबेट कर रहे हैं तो आपने इस प्रोसीजर में उसमें आपने हेल्प करना है। The next is pulmonary embolism. Pulmonary embolism जो है वो obstruction of the pulmonary artery है by a blood-borne substance. ठीक है, अब वो blood-borne substances can be because of deep vein thrombosis is a common cause. ठीक है, पेशेंट जो कि जिसको क्लॉट जाके किसी हिस्से में जम जाए, जगह ब्लॉक कर दे, दैट इज पल्मोनरी एम्बुलिज्म। एक तो वो एम्बुलेट कर रहा है, वो क्लॉट जो है वो एम्बुलेट कर रहा है, और उसमें उस जो एम्बुलिज्म है वो एम्बुलिज्म किस चीज़ों का हो सकता है, वो एयर का भी हो सकता है, फैट का भी हो सकता है, और सेप्टिक भी हो सकता है। जहाँ भी वो जाके बैठ जाएगा वो काम खराब करेगा। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डिस्निया, टेकिपीनिया, सडन चेस्ट पेन है, फीवर, कफ, हेमोप्टिसिस एंड डायफ्रोसिस एंड सिंकोपी इसमें आता है। मेडिकल में आप इमरजेंसी मेडिकल में आप उसको नेजल ऑक्सीजन दोगे, आईवी इन्फ्यूजन मेडिसिन के लिए दोगे, परफ्यूजन स्कैन करोगे, ईबीजीज और ईसीजी देखोगे, स्मॉल डोज ऑफ मॉर्फिन क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन है वो आप दोगे, इंट्यूबेशन और वेंट में आप उसको डालोगे। फार्मा में आप उसको क्या करोगे, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी दोगे जिसके अंदर हेप्रिन आ जाता है, 5,000 to 10,000 बोलस दोगे। फिर उसके बाद 18 यूनिट्स पर केजी पर आवर के हिसाब से उसको आप वॉर्फिन फॉर 3 मंथ्स के लिए दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में आप उसको ये दोगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप उसको सर्जिकल एम्बुलेक्टमी है उसमें आप उसको उसकी मैनेजमेंट करोगे। नर्सिंग केयर में प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, आप कोशिश करो कि वो अगर सर्जरी हो गई है तो कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। मॉनिटर करोगे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी के लिए। ठीक है, प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग, प्रोवाइडिंग पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है, उसका अगर हो गया है तो आप उसको थेरेपी को आप क्या करोगे, मैनेज करोगे। पेशेंट को एंजाइटी से रिलीफ करोगे और उसकी कॉम्प्लिकेशन को आप मॉनिटर करोगे। अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो आप क्या करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे। हो गया? नो वॉइस, किसने कहा नो वॉइस? ओके हबीबा, उसकी जगह कोई टॉपिक पढ़ा दीजिए। मैम मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं पढ़ा, वो कॉलेज स्टार्ट होगा तो प्लीज। थैंक यू मैम। ओके बेटा, आप लोगों ने मुझसे जो बात की है वो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन हमारे टॉपिक का ही है। ये हमारा ख़त्म होता है तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन पर ही जाएंगे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम कॉलेज का स्टार्ट होने का इंतज़ार करें। You as a student, you are on the clinical side, आप लोग पता नहीं ड्यूटीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ड्यूटीज कर रहे हैं प्लीज को ऐसे वार्ड में जाओ जहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन काम कर रहा है। आस्क द स्टाफ टू गाइड यू विद दिस क्या कहते हैं वेंट। ठीक है, उस वेंट को आप लोग you on your own have to struggle and look into it कि मैकेनिकल वेंटिलेशन को किस मोड्स पे रखा हुआ है और वो किस मोड पे काम कर रहा है। हबीबा यू सेड उसकी जगह कोई और पढ़ा दें। ओके, उसकी जगह आप कुछ और पढ़ा दें तो उसकी जगह मैं कुछ और कैसे पढ़ाऊं जब ये खत्म नहीं होता। व्हाट इज लंग ट्रॉमा? ट्रॉमा क्या होता है? चोट लगना। तो चोट को हम कहते हैं लंग ट्रॉमा। और इस लंग ट्रॉमा में क्या होगा, किसी ने स्टैब कर दिया, किसी चीज के ऊपर आप जाके गिरे या पीछे से कोई चीज आपको आके जोर से आपके चेस्ट पे लगी, तो दैट इज ट्रॉमा, इंजरी इज ट्रॉमा। तो लंग ट्रॉमा क्या होता है, इसी वजह से निमोथोरिक्स और हिमोथोरिक्स हो जाता है, ट्रॉमेटिक निमोथोरिक्स। जब चोट लगेगी ट्रॉमेटिक जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक वेयर अंडरलाइन
tissues is compressed and eventually collapse. That is lung trauma. ठीक हो गया. और फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन का हमने कहा कि विल कंटिन्यू विद आफ्टर दिस टॉपिक. ठीक है, उसके अंदर हम लंग इंजरी भी देखेंगे. ठीक है, चेस्ट इंजरी जो है वो देखेंगे, इनहेलेशन देखेंगे, उसमें हम ये मैकेनिकल वेंटिलेशन देखेंगे, राइट. एंड देन मैम कोरोना में ड्यूटी लगी हुई है. ओके, कोरोना में ड्यूटी लगी हुई है, स्टे सेफ, अपने आप को सेफ रखो, बट आई एम श्योर कि दोज पेशेंट मस्ट बी ऑन वेंट ऑल्सो. ठीक हो गया. तो आप क्या करो कि उनको देखो कि उसको किस मोड पे किस तरीके से चला रहे हैं, राइट. आस्क द नर्सेस, आस्क द टेक्नीशियंस टू टेल यू अबाउट द वेंटिलेटर, राइट. Okay, Ronald says yes, ma'am. Yes, ma'am, for what? Habiba, okay? Good. ये प्लीज बेटा आप लोग ये जो अपना वेंट है इसको आप अभी फिलहाल फोकस में रखो, ताकि आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने वेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है. क्योंकि ये वेंट हमारे हॉस्पिटल में तो नहीं है, आपके हॉस्पिटल कह रही हूँ, कॉलेज में तो नहीं है. मैं आप कॉलेज में भी आ जाओगे तो आई विल बी गिविंग यू द असाइनमेंट टू गो एंड लुक इनटू दिस वेंट. ठीक है, तो आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हो. Those who know well about the ventilator can help your classmates. हो गया. हबीबा, where are you? ओके, निमोथोरिक्स हमने देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखी हमके. मैम थैंक यू, या यू आर ऑलवेज वेलकम. रोनाल्ड, थैंक यू मैम जी, गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू टू बेटा. यू नीड टू स्टडी. ठीक है, स्टडी हार्ड. हबीबा, शो नाइस ऑफ यू मैम जी. यस योर, थैंक यू वेरी मच, यू आर टू नाइस टू. ठीक हो गया, आपने स्टडी जरूर करनी है प्लीज. और मैं आप लोगों को उसकी प्रेजेंटेशन सेंड कर दूंगी. आई सेंड इट टू रोनाल्ड का मेरे पास, जूलियस का के पता नहीं, रोनाल्ड का मेरे पास वो है ईमेल एड्रेस. आप लोगों का सबका है मेरे पास इनफैक्ट. ठीक है, तो मैं किसी एक को भेजूंगी ताकि वो पूरे ग्रुप में सेंड कर दे. सादिया, थैंक यू ऑल्सो. आप लोगों को अगर समझ में आ गई है बेटा, डू लेट मी नो दैट यू हैव, मतलब मेरा पढ़ाना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है, आई विल बी सेंडिंग यू सम क्वेश्चंस आल्सो. लुक इनटू इट, स्टडी इट, एंड देन यू कैन सेंड मी एज वेल. ठीक हो गया. ओके, फिर हमने निमोथोरिक्स भी देख लिया. निमोथोरिक्स हमारा मेडिकल मैनेजमेंट देखा कि हम उसको सप्लीमेंटली हाई डोज कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन देंगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करेंगे. ये देखो बेटा, आप पूछ रहे थे व्हाट इज, ये कौन है? जूलियस, स्टडी कर अच्छा सा, बातें नहीं करना ज्यादा. ओके बेटा, ये एक बच्ची कौन थी जिसने मुझे कहा था व्हाट इज लंग सेप्टिक. बेटा सेप्टिक में हमने हबीबा, सेप्टिक में हम देख सकते हैं बाज़ औक़ात क्या होता है कि सेप्टिक इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है. वो ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ हमारे लंग्स तक भी चला जाता है, हार्ट तक चला जाता है. दैट इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया. ठीक है, ओके. कहाँ गई वो लड़की? गुम हो गया. मैम प्लीज सेंड इट टू CR प्लीज. यस ऑफ कोर्स. मैंने इफ्रा को सेंड किया था, इफ्रा ने आप लोगों को सेंड किया होगा क्योंकि मुझे उसका मैसेज आ गया कि मैम मैंने सेंड किया था. ठीक है, ये रेस्पिरेटरी के 5 टॉपिक्स थे जो कि मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए थे और होपफुली आपको मिल गए थे. तो the presentations are there with you, you need to study. ठीक हो गया. हैवी ड्रेस, ये बेटा चेस्ट ट्रॉमा में जो लंग ट्रॉमा आपने मुझसे पूछा था,
उस लंग ट्रॉमा में हमने देखा कि हम लोग उसको पेशेंट जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के साथ है या उसके चेस्ट में थोड़ा सा इंजरी हुई है तो वो जैसे सांस लेगा उसके साथ साथ एयर अंदर जाएगी। ठीक है, तो हमने उस एयर को बचाना है। उस एयर को बचाने के लिए क्या होगा कि हम जल्दी से उसको जितना मोटा ड्रेसिंग कर सकते हैं उसको आपके हाथ में जो कुछ भी मिलता है उसको पकड़ के दबा दो पेशेंट के वूंड को। ठीक है, अच्छे तरीके से दबा के रश हिम टू द हॉस्पिटल ताकि वहां पर जाके उसका जो वूंड है उसको वो क्लियर कर सकें। हैवी ड्रेसिंग करोगे और फिर वहां पे जो चूंकि ये मेडिकल मैनेजमेंट है इसलिए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज भी डॉक्टर डालेगा। आप ऑक्सीजन स्टार्ट कर सकते हो, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डॉक्टर डालेगा और उसके बाद हैवी ड्रेसिंग तो करने वाला ये सारा काम डॉक्टर करेंगे। आपने उसके साथ सिर्फ असिस्ट करवाना है। नीडल एस्पिरेशन जो है ये भी डॉक्टर करता है और फिर कनेक्टिंग चेस्ट ट्यूब टू वाटर सील ड्रेनेज डॉक्टर विल डू दैट। ठीक हो गया। एंड इमरजेंसी थर्ड ये भी जो है ये भी डॉक्टर ही करेगा। और डीमा में अगर आप क्या करोगे, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आई, ये उसने कॉज बताया कि किस वजह से हो रहा है रैपिड शिफ्ट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा इनटू पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एरियाज में किस तरीके से जाके वो क्या करता है सारी जगह को घेर लेता है और गैस एक्सचेंज जो कि एल्वोलाइज है उनको तंग करता है और वहाँ पे आपकी गैस एक्सचेंज पूरे तरीके से नहीं जा पाती है। हो गया। ये है बॉडी सिस्टम और सीवियर लंग ट्रॉमा की वजह से डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ है। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग है। इसके अंदर आपको डिस्निया मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन आपकी ब्लड में जो है वो कम हो जाएगी और डिफ्यूज पल्मोनरी ओडिमा हो रहा है। सारा फ्लूइड जो है वो उसके इंटरस्टिशियल एरिया में जा रहा है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है। यूजुअली फॉलो असल्ट ऑन मल्टीपल सिस्टम और ब्लड सीवियर लंग ट्रॉमा में। ठीक है, उसमें ब्लड भी जाएगा, उसमें एयर जा रही है, उसमें फ्लूइड भी जा रहा है, तो क्या हो रहा है एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है। ब्रोंकिएक्टिसिस में क्या होता है कि डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड दिस में कॉज बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो रहा है, टीबी की वजह से हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो रहा है, स्पेशली चाइल्डहुड बच्चों में जो हो रहा है या फिर पर्टिकुलरली सिस्टिक फाइब्रोसिस में हो रहा है। न्यूप्लाज्म रेस्पिरेटरी ट्रैक में बिनाइन न्यूप्लाज्म हो सकता है। इट कैन बी बिकॉज इट इज लंग कैंसर है और लंग्स कैंसर ऑफ द लैरिंक्स है। एपिस्टेक्सिस में हम देख सकते हैं इट इज द हेमरेज ऑफ द नार्स और नॉस्ट्रल। अब ये नार्स और नॉस्ट्रल में जो हेमरेज हो रहा है इट कैन बी बिकॉज ऑफ होल्डिंग। So this was all about your upper and lower respiratory tract and COPDs. ठीक हो गया? Anything else you want to ask? I have समझ में जी। Good, good, and I'm happy कि आपको समझ में आ गया है, right? Next class will be on Tuesday, no Friday. ठीक है, सो फ्राइडे के लिए जो भी मेरा टॉपिक है आई विल सेंड यू सो दैट यू कैन स्टडी प्री लेक्चर, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। हो गया? थैंक यू मैम, थैंक यू कलसूम। I'm happy. See you again on Friday. Bye.